देखे के ढाका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे पास के ढाका क्लासेस के कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो इस विषय को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। तो हमारा मकसद है ये समझना कि इन कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये कर्तव्य हैं कौन कौन से, और एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए इसका मतलब क्या है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। आखिर इन कर्तव्यों की कहानी शुरू कहाँ से हुई? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं 1975-77 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौर से। उस समय ये महसूस किया गया कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में नागरिकों को न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। अच्छा, मतलब आइडिया इमरजेंसी का दौरान आया? हाँ, बिल्कुल। ये माना गया कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। आप सिर्फ अधिकार नहीं मांग सकते। इसी संदर्भ में 1976 में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये समिति कौन थी और उसमें कौन लोग शामिल थे? इस समिति का गठन 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह, जो एक बहुत ही अनुभवी राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री है। इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान में संशोधन की सिफारिश करना, जिसमें मूल कर्तव्यों को शामिल करने की संभावना पर विचार करना भी शामिल था। और मुझे लगता है कि इस समिति के सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम होंगे। हाँ, बिल्कुल। अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह के अलावा इसमें शामिल थे AR अंतुले, SS रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साठे और BN बनर्जी। ये तो वाकई एक बहुत प्रभावशाली सूची है। जी, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि समिति ने मूल रूप से 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। अच्छा, सिर्फ 8। हाँ। लेकिन सरकार ने 42वें संशोधन में 10 कर्तव्यों को शामिल किया। तो इन सिफारिशों के बाद इन्हें संविधान का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया क्या थी? ये सब हुआ कैसे? ये एक आप कह सकती हैं कि एक ऐतिहासिक सफर था और बहुत तेजी से हुआ। 1976 में ही स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसी साल? हाँ, उसी साल। और 1976 में ही संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके जरिए संविधान में एक नया भाग IVA और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। और फिर ये लागू हो गए? जी, 3 जनवरी 1977 को अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्य लागू हुए। और जो 11वां है? वो काफी बाद में आया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा से संबंधित 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए अब उन 11 कर्तव्यों को समझते हैं जो हर भारतीय नागरिक से अपेक्षित हैं। इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं ताकि समझना आसान हो। देखो, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो पहले 3 कर्तव्य जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय आदर्शों से जुड़े हैं। पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये तो बहुत बेसिक है। जी। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। और तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। ये तीनों तो एक तरह से राष्ट्र की नींव है। सही कहा। इसके बाद आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कर्तव्य। ठीक है। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। और पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। और छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। ये सामाजिक संस्कृति क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। सामाजिक संस्कृति यानी हमारी मिली-जुली विरासत, कॉम्पोजिट कल्चर। मतलब ये कि भारत किसी एक रंग, एक भाषा या एक धर्म से नहीं बना है। यहाँ की विविधता ही हमारी पहचान है और हमें उसे बचाकर रखना है। बहुत अच्छा समझाया आपने, अब एकदम साफ है।
फिर आते हैं पर्यावरण, विज्ञान और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कर्तव्य। ठीक है। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। यानी एनवायरनमेंट की रक्षा। जी। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। साइंटिफिक टेम्पर। हाँ। और 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ये तो बहुत ही जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि विरोध प्रदर्शनों में सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचाया जाता है। बिल्कुल। और ये कर्तव्य हमें उसी से रोकता है। और अंत में जो आखिरी 2 कर्तव्य। हाँ, आखिरी 2 व्यक्तिगत उत्कृष्टता और शिक्षा से जुड़े हैं। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब हम जो भी करें अपना बेस्ट दें। बिल्कुल। और 11वां कर्तव्य जो 2002 में जोड़ा गया, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इन सभी कर्तव्यों का सार क्या है? अगर हम इनकी मुख्य विशेषताएं समझनी हो तो वो क्या होंगी? देखिए, यहाँ कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली, ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल। 1 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर कोई इनका पालन ना करे तो आप उसे अदालत में नहीं ले जा सकते। इनके उल्लंघन पर अदालत द्वारा कोई प्रत्यक्ष सजा नहीं दी जा सकती। ये नैतिक दायित्व है। फिर तो इनका फायदा क्या है अगर कोई कानूनी बाध्यता ही नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये नैतिक और नागरिक आचार संहिता की तरह हैं, एक रिमाइंडर की तरह। दूसरी विशेषता ये है कि ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। ठीक है। तीसरी, इनकी प्रेरणा का स्रोत पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर का संविधान है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अधिकारों के पूरक, इस बात का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अधिकार और कर्तव्य अलग अलग नहीं देखे जा सकते। जैसा कि स्रोत में महात्मा गांधी का एक उदाहरण है, अधिकारों का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन इसका एक व्यावहारिक पक्ष भी है। ये कर्तव्य नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों का आनंद लेते समय हमें अपने देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। तो एक तरह से ये सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल। एक्टिव सिटीजनशिप को बढ़ावा देकर ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं।